देखो भाई क्वेश्चन नंबर 136, 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वाज फाउंड टू रिक्वायर 50 मिलीलीटर ऑफ HCl। HCl की क्या निकालनी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की बात हो रही है, आयनिक रिएक्शन होती है तो पता है CaCO3 और HCl की, तो तुम डायरेक्ट इक्विवेलेंस का मेथड भी लगा सकते हो। केमिकल रिएक्शन क्यों लिखोगे, डायरेक्ट कर दो, इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl। जब भी इक्विवेलेंस लगाते हो तो पहले n फैक्टर में नजर डाल लिया करो, तो इसका n फैक्टर कितना, 2। चार्ज लिखते हो ना आयनिक के लिए, इसका n फैक्टर कितना, 1। तो इसका क्या दिया है, मास, तो मास अपॉन मोलर मास, मोल्स हो गए, इनटू n फैक्टर, तो हो गया ना इक्विवेलेंस, मोल्स इनटू n फैक्टर लगा दिया मैंने। इधर तो नॉर्मेलिटी पूछी है तो फिर n फैक्टर का काम ही नहीं था। नॉर्मेलिटी क्या ले ली मैंने, n इंटू वॉल्यूम इन लीटर कितना, 0.05, 50 ml दिया है ना, नॉर्मेलिटी आ गई 1/50 इंटू 0.05, 2 आ रही है नहीं, 1/50 इंटू 0.05, हाँ, तो 100 अपॉन कितना, 50 इंटू 5, सही है, 100/250, तो कितना आया, 0.4 आ रहा है, 0.4 ही दिया, थर्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे, रिएक्शन लिखते तो पहले मोलैरिटी निकालते फिर नॉर्मेलिटी निकालते, उसका कोई फायदा नहीं है, वरना कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, तो इसके कितने मोल्स, 0.01 मोल्स, 1/100, तो इसके मोल्स से इसके मोल्स निकालते हुए करते हैं ना स्टोइकियोमेट्री में, 1 से 2, तो 0.01 से 0.02 मोल्स, 0.02 मोल्स, तो 0.02 इक्विवेलेंस भी कह सकते हो क्योंकि इसका n फैक्टर तो 1 ही है HCl का। तो अब लगा दो इक्विवेलेंस इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, 0.02 इक्वल टू नॉर्मेलिटी निकालनी है, वॉल्यूम कितना है 0.05, एंड क्या हो गया 2/5, 0.4। ऐसे करो, तुम्हारी इच्छा है, जो अच्छा लग रहा हो। 37, मेटल M फॉर्म्स ए कंपाउंड M2HPO4, द फार्मूला ऑफ मेटल सल्फेट। आयनिक कंपाउंड के फार्मूले बनाने का लॉजिक क्या होता है, M पे चार्ज पता होना चाहिए, मेटल सल्फेट का फार्मूला चाहिए भाई, पता होना चाहिए करना क्या है, तो फार्मूला बनाने के लिए मेटल पे चार्ज पता होना चाहिए, और क्या चाहिए, बस फार्मूला बन जाता है। सल्फेट में -2, M पे चार्ज पता है तो फार्मूला बन जाएगा आपस में। अब M पे चार्ज क्या है उसके लिए दिया ना इन्फॉर्मेशन, M2HPO4 दिया है, HPO4 पे कितना होता है, -2, HPO4 -2 था, PO4 पे कितना होता है, -3, H पे +1, तो HPO4 पे कितना हुआ, -2, तो मतलब इस पे कितना हुआ, +2, तो M पे कितना हुआ, +1, 2 M है ना इसमें, 2 M पे +2 होगा तभी तो न्यूट्रलाइज हुआ चार्ज, तो 1 M पे कितना हुआ, +1, M पे चार्ज आ गया, फार्मूला बन गया M2SO4। बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल किसके लिए होती है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, तो ऑब्वियसली इनमें से कौन, Li2+। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहला, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइमल्टेनियसली विद द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो सही है, तो सही है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है साइमल्टेनियसली विद द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन अकेले एटम में तो नहीं होता, जब बॉन्डिंग होती है तभी होता है, होता अकेले एटम में ही, लेकिन जब बॉन्डिंग हो, आइसोलेटेड एटम में तो नहीं होता ना हाइब्रिडाइजेशन, जब उसको ओवरलैप करना होता है सेंट्रल एटम को सराउंडिंग एटम से, तब उसके ऑर्बिटल क्या होते जाते हैं, हाइब्रिडाइज होते जाते हैं, और साथ में क्या होते जाते हैं, ओवरलैप दूसरे से। तो जब बॉन्डिंग होती है तभी हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वही उसने लिखा है मिक्सिंग साइमल्टेनियसली विद ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो अच्छा स्टेटमेंट है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 p ऑर्बिटल्स एंड 1s, बताइए। d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर ऑक्टेहेड्रन, सही है, d2sp3 बोलो चाहे sp3d2 बोलो, एक ही बात होती है, ऑक्टेहेड्रल के लिए कहते हो, तो फिर फोर्थ ही हो गया गलत, dsp3 या sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते थे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सारे 90 होते हैं क्या, नहीं, कुछ 90 और कुछ 120, तो गलत है। 140, विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज बॉन्ड ऑर्डर 0.5, दोनों बातें देखनी है, तो F2 का तो बॉन्ड ऑर्डर ही 1 है, F2 में सिंगल बॉन्ड होता है तो F2 तो नहीं हो सकता, N2 में 12 बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड होता है, तो आसानी तो क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा ही आसान, खाली पैरामेट्रिक के चक्कर में पढ़ने की तो बाद में ना, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर फिक्स हो, और बॉन्ड ऑर्डर तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जिनके तुम्हें बॉन्ड पता है मतलब बॉन्ड ऑर्डर पता है, तो डायरेक्ट हो गया ना H2+, तो H2+ पे एक ही इलेक्ट्रॉन, तो पैरा भी होगा, वरना पैरा तो इसमें से O2 भी है। पैरा तो इसमें से O2 भी है, O2 16 इलेक्ट्रॉन वाला भी तो पैरामेट्रिक कहते हैं हम। क्या था, अगर मॉलिक्यूलर स्पेसीज में डाया पैरा देखना हो तो बताया था ना सीधा तरीका, इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लिया करो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूलर स्पेसीज में लगाना, एटम में नहीं,
मॉलिक्यूलर के केस में। तो मॉलिक्यूलर के केस में इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लिया करो, ऑड है तो पक्का क्या है, पैरा है, विद वन अनपेयर्ड, ये भी डायरेक्ट बोल सकते हो। इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डाया एक्सेप्ट 10 16 इलेक्ट्रॉन्स, 10 या 16 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 या 16 है तो पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड, बाकी इवन नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी पैरा। उसमें एक एग्जांपल और बोला था क्या, S2, 10 16 और एक S2, O2 के बेस पर S2 भी याद रखना होता है कि S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। 41 स्कैनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल ही लग रहा है, इक्वल टू दैट ऑफ P, ऑब्वियसली नहीं, मोर देन P, ऑब्वियसली नहीं, SPDF होता है ना ऑर्डर, तो सिमिलर टू दैट ऑफ F, ये भी नहीं होना चाहिए, मोर देन दैट ऑफ S, ये भी नहीं होना चाहिए, तो सारे गलत है। तो ऑब्वियसली इसमें से आंसर क्या बोलोगे, थर्ड। मोर और लेस तो किसी और से बोल ही नहीं सकते थे, तो क्या कहते थे हम, S और P की शील्डिंग स्ट्रॉन्ग, D और F की शील्डिंग पुअर, ऐसे पढ़ते थे। वैसे ऑर्डर तो क्या था, S P D F, तो D की शील्डिंग F से ज्यादा होती है वैसे तो, लेकिन इन जनरल इन दो को स्ट्रॉन्ग शील्डिंग कहा जाता था, इन दोनों के लिए पुअर कहा जाता था। तो पुअर पुअर सिमिलर कह सकते हो, देख रहे हो ना क्वेश्चन पूछने का तरीका, वैसे चारों गलत हैं, लेकिन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड है, कि डी की शील्डिंग हम सिमिलर टू एफ कह सकते हैं क्योंकि दोनों की पुअर ही होती है। वैसे डी की शील्डिंग एफ से क्या होती है, ज्यादा। अगर एक ऑप्शन होता कि मोर देन एफ या लेस देन पी या लेस देन एस, सही होता, था नहीं, तो ऑब्वियसली हम डी और एफ को सिमिलर मान सकते हैं, ये कहते हुए कि दोनों की शील्डिंग क्या कंसीडर की जाती है, पुअर शील्डिंग। 142 रूट मीन स्क्वायर स्पीड का ऑर्डर चाहिए, एस्टिमेट ऑफ टेम्परेचर फिक्स है सबका, तो रूट मीन स्क्वायर हो या कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे वो आरएमएस हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबल हो, चाहे एवरेज हो, प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाई एम होती है, टी कांस्टेंट है तो 1 बाई रूट एम, जिसका मोलर मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो पहला हो गया ना आंसर, मोलर मास चेक कर लोगे अपने आप। 43 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, रिवर्सिबल नहीं भी लिखा होता तो भी आंसर यही रहते। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के लिए साफ साफ पता था तुम्हें, डेल्टा एच भी जीरो, डेल्टा यू भी जीरो, डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए था। दोनों जीरो मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो, यू और एच नहीं, मतलब यू एंड एच आर व्हाट, कांस्टेंट। 144 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए पहले प्रोडक्ट का वन मोल दिखना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो सबसे पहले दिखता है उसको सबसे पहले देखा करो। तो प्रोडक्ट का वन मोल किसमें किसमें दिख रहा है, सेकंड और फोर्थ में, आगे कहीं तो नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट थर्ड तो छोड़ दो, तुरंत काट दिया करो ना वहीं का वहीं। अब सेकंड और फोर्थ में क्या देखोगे, रिएक्टेंट साइड। अब रिएक्टेंट में कौन होने चाहिए, एलिमेंट्स इन दोज फिजिकल स्टेट्स फॉर विच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज अज्यूम्ड जीरो। तो हाफ I2 हाफ Br2 है, फिजिकल स्टेट गड़बड़ा ना फोर्थ में, सेकंड सही है, I2 सॉलिड का जीरो माना था, Br2 लिक्विड का जीरो माना था, सेकंड सही है, फोर्थ में Br2 गैस है, गलत है क्योंकि हमने जीरो किसका माना है, Br2 लिक्विड का। तो परफेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 145 आसान है, Hg2NO3 होल्ड वाइज पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन, पहले Hg2Cl2 करके पूछे हुए मैंने, अब Hg2NO3 होल्ड वाइज कर दिया। खास बात याद आ गई होगी जिनको, उनका सही हो गया होगा कि Hg2 2 प्लस एक ही आयन होता है, डाइमर होता है ये, प्लस 2NO3 माइनस, तो ये x तो ये 2x, तो x इंटू 2x स्क्वायर 4x क्यूब। 146 NaNO3 को हीट किया क्लोज वेसल में, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो लिख लो रिएक्शन, तो रिएक्शन दी हुई है उसने, नहीं दी होती तो ज्यादा अच्छा था, रिएक्शन भी पूछनी चाहिए थी तुमसे। NaNO2 और O2 सॉलिड सॉलिड गैस, तो क्या कह रहा है वो, एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिवर्स, ऑब्वियसली गलत, सॉलिड का नहीं होता ना नो इफेक्ट। एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स फॉरवर्ड, सब गलत। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर देखने के लिए एंडो एक्सो देखते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक ही है सारी, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, हीट करने पे डिकम्पोज कराते हो, मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी, तो सही है। डिक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर रिवर्स, प्रेशर कम करेंगे तो उधर जाएगी जिधर गैस के मोल्स ज्यादा होंगे, तो प्रेशर कम करेंगे तो गैस के मोल ज्यादा किधर है, फॉरवर्ड, तो प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड जाएगी, वो क्या कह रहा है, रिवर्स, तो गलत है, थर्ड हो गया आंसर। 147.01 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन इज 5% आयनाइज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, सही है, इसमें क्या, अमोनिया मतलब H4OH, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, यही तो पूछा है। OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या है, C अल्फा, सीधा साधा क्वेश्चन है। C कितना दिया है, 0.01, 5% मतलब 0.05,
5 से मल्टीप्लाई मत कर देना जोश में, थर्ड ऑप्शन भी है तुम्हारी पसंद का एक। तो 5% मतलब 0.05, तो 0.0005। crystals can be classified into 7 crystal habits, 7 crystal systems, 7 shapes of unit cells। तीनों क्वेश्चन का आंसर 7 है, क्रिस्टल सिस्टम्स, क्रिस्टल हैबिट्स और शेप्स ऑफ यूनिट सेल्स। लैटिसेस पूछे जाते हैं, ब्रेवाइस लैटिसेस, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, तो कितने 14। 2 डायमेंशनल लैटिस पूछे जाते हैं तो 5। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द हाईएस्ट। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईसी। सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल रिवीजन करो, ये सब होंगे भी रिवाइज मुझे लगता है। आईसी तो पॉइंट आई कितना यूरिया का 1 इंटू 0.2, ग्लूकोज का भी 1 तो 1 इंटू 0.1, MgSO4 का I2 2 आइंस मिल रहे हैं तो हम तो 100% डिसोसिएशन मान के करते हैं, 2 इंटू 0.1, BaCl2 का I3 इंटू 0.1, जिसका मैक्सिमम आ जाए आईसी उसमें लोअरिंग भी क्या होगी मैक्सिमम। वेपर प्रेशर पूछता किसका मैक्सिमम तो उल्टा हो जाता, क्योंकि लोअरिंग ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर मैक्सिमम पूछता तो सेकंड हो जाता ना। सॉलिडिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, बताइए। 151 मर्क्यूरी डज कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस। ओवर वोल्टेज वाला एग्जांपल याद आना ही चाहिए। मरकरी की प्रेजेंस में NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पर सोडियम बनता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, याद करने वाला एग्जांपल है। सोडियम बनता है तो Na+ जाके डिस्चार्ज होता है। 152 हाइड्रोजन इतना बन रहा है तो सिल्वर कितना बनेगा, मतलब इक्विवेलेंस बराबर, तो इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2। एन फैक्टर पता है सिल्वर का, एन फैक्टर की वैलेंसी कितनी 1, H2 का एन फैक्टर 2, एन फैक्टर लिख लिया करो ना पहले। अब लगाओ मोल्स इंटू एन फैक्टर, मास कितना x, मोलर मास 108, एन फैक्टर 1, मोल्स इंटू एन फैक्टर हो गया। वॉल्यूम एट STP 5600 अपॉन 22,400 मोल्स, एन फैक्टर 2, H2 का एन फैक्टर ऑलवेज 2 होता है ना, याद होता है हमें सीधे 54, सही है। 53 मॉलिक्युलरिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट्री स्टेप, कुछ नहीं होता है, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। एलिमेंट्री में जो भी रिएक्टेंट, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, जो भी रिएक्टेंट्स उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं है, तो उसने लिख के दिया गिवन एलिमेंट्री स्टेप, तो फिर डिफाइंड है, तो एक रिएक्टेंट है, एक ही हो गई। 154 A gives product the initial concentration of 0.1, after 40 minutes it becomes 0.025, rate of reaction at reactant concentration of 0.01। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट मतलब Ka, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट पूछा है ना, तो रेट मतलब क्या, जो पूछा जाता है पहले उसी पे फोकस करते होगे। तो R इक्वल टू K, A तो दिया है उसने, K चाहिए, तो जो बाकी कहानी दी है उसको K निकालने के लिए यूज करो, तो सीधे क्या K इक्वल टू पॉइंट क्या होता था 2.303 अपॉन T log A0 बाई A, सीधे फार्मूला लगा दें चाहे तो 2.303 अपॉन टाइम कितना है 40 मिनट्स, log A0, A0 कितना है 0.1 अपॉन 0.025, 0.1 अपॉन 0.025 है तो log 4 हो गया ना, log 4 कितना 0.6 अपॉन 40, रख दो उसमें, तो R इक्वल टू क्या K 2.3 इंटू 0.6 अपॉन 40 इंटू A, यूनिट पे नजर रख लेना भाई, पर मिनट है, हाँ तो ठीक है, क्योंकि मिनट में रखा है हमने टाइम, तो सब कुछ पर मिनट होना चाहिए ना, तो पर मिनट में ही ऑप्शन दिए, पता लगा पर सेकंड में दिए होते तो ध्यान रखना पड़ता। A कितना बोला है 0.01, सॉल्व कर लो, ठीक है, कर लोगे भाई तो कर लेना, तुम्हारा ही काम है, उसको सॉल्व करो, सही लग रहा है आंसर, सही है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 155 याद होना चाहिए। 156 लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय एक्टिनाइड्स देन दोज वाइल एंथेनाइड्स, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बताया था मैंने और समझा भी दिया था कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने होते हैं उनके बीच के एनर्जी डिफरेंसेस कम अगर हैं तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में भी डिफरेंस कम होते हैं, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस जितने कम होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए 5F6D एक्टिनाइड्स के लिए,
4f5d लैंथेनाइड्स के लिए, तो लैंथेनाइड्स में 4f5d 6s भी लिख सकते थे, 5f6d और 7s भी लिख सकते थे साथ में, कि जो आउटरमोस्ट जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बाद का जो कन्फिग्रेशन होता है वही सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं। f के केस में n-2f, n-1d और ns, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काम कर सकते हैं। तो इनमें जितना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस कम होगा उतने ज्यादा क्या हो सकते हैं, फिर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट ले सकते हैं। तो जितना आगे बढ़ते जाते हो सबशेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डिंग में पार्ट लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। यही फंडा है ना कि डी ब्लॉक में उल्टा ऑर्डर है ना, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इंक्रीज्ड। 157 which of the following will exhibit geometrical isomerism, तो आसान है, एज इट इज केसेस हैं, याद है, Ma2B2। ओके, इसमें एक फंडा तो ये है कि A2B2 में पता ही नहीं है कि हमें टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो भाई ऑप्शन देख कर टिक करना पड़ेगा। Ma2B2 को बाद में देखेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। A4B2 तो ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें तो होगा ही होगा। A5B में नहीं होगा, याद आ रहे हैं केसेस, याद ही आने चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। A6 में भी नहीं होगा, तो क्या ओनली दिस ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन। जब दो चूज कर रही है तो ये चूज हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा 1 और 2, तो ये दोनों टिक कर दो, वरना गड़बड़ है। फर्स्ट वाले में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। स्क्वायर प्लेनर होगा तो शो करेगा, टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। ज्योमेट्रिकल पूछिए ना, हाँ तो दिया तो था नहीं। 6 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर में तो कोई टेंशन नहीं होता, हमेशा ऑक्टेडल है। 4 वाले में ध्यान रखना होता है, जो बात ध्यान रखनी होती है वो रखनी होती है। यहाँ नहीं लिखा था तो हमने स्क्वायर प्लेनर मान के ऑप्शन टिक कर दिया, क्योंकि और मैच ही नहीं करा था। ओनली दिस तो लिखा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं कहीं, ठीक ना। तो ये इसको साथ में देके ऑप्शन है, मतलब इसको स्क्वायर प्लेनर माना गया है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा है मतलब क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है ही, लेकिन आंसर टिक हो सकता है ना, तो करो। 158 द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स साइन इज दिस 1.73 bm, मतलब 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर चेक करना है तुम्हें सब में। MnCn64 माइनस मतलब Mn2 प्लस, Mn2 प्लस मतलब 3d5, और 3d5 अगर है तो d4 d5 d6 d7 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्टेटमेंट्स की कहानी है सब। तो d4 d5 d6 d7 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक लो स्पिन या हाई स्पिन। तो ऑब्वियस वाला Cn माइनस देखते ही कह सकते हो कि लो स्पिन। लो स्पिन है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 1 एम्पेयर। तो ये तो पहला ही हो गया आंसर, बहुत अच्छी बात है। आगे मेहनत बच गई, देखना चाहो मैं दिखा देता हूँ आगे। CONS3 होल 6 3 प्लस, तो कोबाल्ट 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस मतलब 3d6, कॉन्बिनेशन तुम लिखोगे तो 3d6। कोबाल्ट एंड अमोनिया का कॉम्बिनेशन क्या लिखवाया हुआ तुमको, लो स्पिन, ये भी लो स्पिन है। और d6 लो स्पिन हो गया तो डायामैग्नेटिक हो गया ना, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे T2G में आ गए, डायामैग्नेटिक। MnF6 माइनस Mn3 प्लस, Mn3 प्लस मतलब 3d4, कौन सा केस है ये, हाई स्पिन। और ये सब लो स्पिन हाई स्पिन सोचना तभी जब d4 d5 d6 d7 हो ऑक्टेडल में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो d8 में भी सोचते हैं हम लो स्पिन हाई स्पिन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो d8 में लो स्पिन हाई स्पिन नहीं सोचते हैं। तो मैं आ गया तो d4 हाई स्पिन, d4 हाई स्पिन है तो सीरियस फंडा क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 ऊपर, तो 4 एम्पेयर हो गए। FeCN5 5 CN है तो पक्का है, तो आएगा तो लो स्पिन ही, ठीक है ना। तो FeCN5NO, तो आयरन यहाँ +1 होता है, आयरन +1 मतलब 3d7 टाइप होगा ये। नहीं FeH2O5 होता है वो, तो FeCN5NO लिखा है, तो x -5 = -2, तो x = +3 आ रहा है। अगर NO को न्यूट्रल मानते हैं ना अपनी तरफ से हम NO को क्या मानते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये वो तो नहीं ना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में रटवाया हुआ मैंने तुम्हें। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या रटा हुआ है हमने, कि NO+ होता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में हमने NO+ रटा हुआ है ना, तो x -5 = -2, x = +3, राइट। तो x +3 हुआ तो आयरन +3 हो गया, आयरन +3 तो 3d5 हो गया। 5 CN है मतलब लो स्पिन तो ये भी है, तो हुआ तो इसमें भी एक ही अनपेयर्ड।
तो देखा जाए तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में हो रहा है, और अगर मैं इसको एक +1 मान लूं NO को, तो क्या हो रहा है, x - 5 + 1 = -2, तो x - 4 = -2, तो x = +2। समझ में आ रहा है भाई? इसमें देखा जाए तो अगर मैं इस NO को न्यूट्रल मान रहा हूं तो +3 आ रहा है, NO को अगर मैं न्यूट्रल मान रहा हूं तो +3 आ रहा है, +3 मतलब D5 है, तो लो स्पिन का केस ही, तो D5 लो स्पिन का केस है, मतलब ये भी एक अनपेयर्ड आ रहा है। तो अब तुम कहोगे मैं सर इन दोनों में फंस गया तो क्या करें? तो ऑब्वियस सी बात है कि NO को क्या मान लो फिर, +1। अगर मैं NO को +1 मान के चलता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, +2, तब ये D6 आ जाएगा, मतलब डायमैग्नेटिक आ जाएगा, फिर D6 लो स्पिन। तो तुम्हें यहाँ पर NO को क्या मानना पड़ेगा, +1, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन है ना मेरे पास, इसमें तो ऑप्शन नहीं था, तो ये तो हर हालत में क्या होगा, एक अनपेयर्ड। तो फिर इसको क्या मानना पड़ेगा तुम्हें, NO को +1, तो NO को +1 है इसका मतलब, मानना पड़ेगा ना। हम मानो, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में आंसर फर्स्ट ही टिक करना पड़ेगा, फोर्थ नहीं टिक कर सकते, +1 है इसका मतलब। आप 159, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस विल नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो आसान है, याद होते हैं। पहला क्या है, AA B2C2, A B2C2 करता है ना, A2 B2C2 भी करता है और A B2C2 भी करता है। A4 B2 नहीं, A4 B2 A3 B3 कोई नहीं करते। थर्ड में तो पक्का ही, इसके 15 ज्योमेट्रिकल होते हैं ना, ABCDEF के 15 ज्योमेट्रिकल होते हैं और हर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करता है, 30 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं इसके। सिस ऑफ A ट्वाइस B2 या A ट्वाइस BC फेमस केस है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एक्सोमेट्री का, ये भी सही है, सेकंड हो गया आंसर। 160, which is incorrectly matched for refining of elements, incorrectly matched for refining of elements। देख लो, सिलिकॉन जर्मेनियम फ्रॉम इम्प्योरिटीज, जोन रिफाइनिंग मेथड करेक्ट है, याद आ रहा है? जो भी किसमें यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में, कहा था सेमीकंडक्टर्स में यूज होने वालों के लिए क्या यूज करते हैं हम, जोन रिफाइनिंग, तो करेक्ट है ये। SN रिफाइंड फ्रॉम इम्प्योरिटीज विद हाई बॉइलिंग पॉइंट पोलिंग मेथड, पोलिंग मेथड का हाई बॉइलिंग पॉइंट से कोई मतलब तो नहीं था, नहीं था ना ऐसा? हाँ, तो ये है ना थर्ड, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली इंप्योरिटीज हटानी हो तो क्या यूज करते हैं हम, डिस्टिलेशन, थर्ड सही है। ऑल AL फ्रॉम इंप्योरिटीज, हुप्स मेथड, एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग मेथड याद है? हुप्स मेथड कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है ये। हुप्स मेथड क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस जो कराते थे, मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वो था हॉल हेराल्ड प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था वो, एल्यूमिना का रिडक्शन से एल्यूमिनियम बनाना। फिर रिफाइनिंग के लिए क्या था, हुप्स मेथड था, तो ये भी सही है। 161, करेक्ट, क्या पूछा, कलर्ड कौन है, तो याद ही NO2 ब्राउन कलर्ड होता है। 162, हेलोजेंस इज नॉट करेक्ट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर इन द ऑर्डर, तो पहला तो इनकरेक्ट दिख ही रहा है। F2 हैज लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2, करेक्ट है, Cl2 की मैक्सिमम, फिर Br2, फिर F2, फिर I2, तो F2 की Cl2 Br2 दोनों से कम होती है, वजह क्या थी, लोन पेयर्स के बीच का रिपल्शन। HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोलिक मतलब कौन, HF HCl HBr HI, गलत है ना, HF का HI है, HF तो वीक एसिड है, HCl HBr HI तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वंडरवॉल्स फोर्सेस आर द वीकेस्ट इन आयोडीन, गलत है, I2 में तो वंडरवॉल फोर्सेस सबसे ज्यादा हैं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो I2 फिर Br2 फिर Cl2 फिर F2, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ चारों तीनों गलत है, सेकंड सही है, बस थर्ड हो गया आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट H2SnO6, पॉलीथायोनिक एसिड्स पढ़ाए थे, तो टोटल SS बॉन्ड्स इक्वल टू N, करेक्ट है क्या, बना के देख लिया करो कोई भाई, चलो मैंने तुम्हें ऐसा कुछ लिखवाया तो नहीं कि भाई कितने SS बॉन्ड होते हैं, तो बना के देख लो, N तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर 4S लोगे तो क्या 4 बॉन्ड बनेंगे, नहीं 3 बनेंगे ना, 2 लोगे तो 1 बनेगा, 3 लोगे तो 2 बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 4 एटम के बीच में 4 बॉन्ड थोड़े जाएंगे, तो गलत है, गलत है। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। नंबर ऑफ S एटम्स विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू N-1, नहीं, S4 ले रखा है ना हमने, तो बीच वाले केवल 2 की प्लस होती है, बाकी बीच में 2 के अलावा जितने भी होंगे उनकी 0 होगी, मतलब N-2, तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, N-2। फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, N-1। SS बॉन्ड्स कितने होंगे, N-1। अब ये चाहो तो दिमाग में रखना, समझ में आ रहा है, 2 को छोड़ के बाकियों की 0 होगी, इन 2 पर तो O वाले जुड़े होंगे तो इनकी तो 0 होगी नहीं, इन 2 की 0 होगी, तो 2 छोड़ दो तो N-2 की 0 होगी। नंबर ऑफ S एटम्स विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू N-2, नहीं 2,
कितने 2, कोई +5 देख लें, H2H2O6 है ना, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, तो ये ना +5 वाले, तो +5 वाले कितने होते हैं 2, तो 2 होते हैं +5 वाले और N-2 होते हैं 0 ऑक्सीडेशन वाले। देख रहे हो ये सब इस फॉर्म में सोचना। तो नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड्स इक्वल टू 4, सही है। sp3 एब्राइशन है तो जो भी पाई होंगे वो p पाई d पाई होंगे, p तो कोई बचा हुआ है नहीं, तो 2 p पाई d पाई है, 2 p पाई d पाई है, 4 p पाई d पाई हो गए, तो ये सही है, 4 सही है। ठीक क्वेश्चन था, मतलब नया था एक तरह से। ठीक क्या है, नया है, बस ये कह सकते हो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कोई कहीं पर करवाया नहीं, नया है बस। ठीक क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ तो है, स्ट्रक्चर बनाओ अपने आप। 164 Mg2C3 reacts with water forming propane gas C3 4- signs has, तो C3 4- से क्या बनता है C3H4, तो बस समझ लो C3H4 है, तो C3 4- में क्या होता है CH3 C12 बॉन्ड CH, तो C3 4- की जो स्ट्रक्चर बनती है इसका अंदर उसमें क्या कितने पाई है 2 पाई है, 2 पाई है ना, तो 2 पाई है, सिग्मा कितने, तो फिर चार्ज करो, इस पे 3- इस पे 1-, H हटा दो, उल्टा बना लो ना स्ट्रक्चर, अगर बनाना है तो उल्टा स्ट्रक्चर बना लो, हो गया C3 4-, तो कितने सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई, हो गया C3 4-, तो उल्टा स्ट्रक्चर बना लो। समझ में आया उल्टा कैसे बनाया मैंने, तो पता है C3H4- से क्या बनना है C3H4 प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में से हाइड्रोजन हटा दो, माइनस लगा दो, तो C3 4- की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये भी ठीक क्वेश्चन है। 165, ये तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्या बनाता है बेसिक मीडियम में क्रोमेट, एसिडिक मीडियम में क्या बना सकता था डाइक्रोमेट, समझ में आ रहा है, तो क्रोमेट बनता है CrO4 2-। 166 क्या हो गया ऑर्गेनिक, ठीक है सर करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 166, इसमें दिया है कि जो पॉजिटिव मैंडेलिक एसिड का स्पेसिफिक रोटेशन है 158, तो कह रहा है कि ऑब्जर्व रोटेशन जो मिक्सचर का है जिसमें 25% लीवो रोटेटरी हो और 75% डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो। तो वैसे तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं कि 25 75 में से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 50% बचा सिर्फ, वो भी सेम ओरिएंटेशन का डेक्स्ट्रो, तो 158 का बस 50% कर दो, मतलब हाफ, और साइन सेम रहेगा क्योंकि सिर्फ डेक्स्ट्रो ही बचा है। और जो लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन ना कर पाए उनके लिए फार्मूला है इस तरीके का कि 75% जो है वो +158 है, 25% का -158 होगा और अपॉन 100, तो वही आ जाएगा +79 डिग्री। तो यानी फर्स्ट आंसर है 167। कह रहा है कि साइक्लोब्यूटाडाइइनाइल एनाइन जो है डबल माइनस है तो डाई एनाइन ही होगा। कह रहा है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो साइक्लोब्यूटाडाइइनाइल और डाई एनाइन का ये स्ट्रक्चर है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि ऐसा क्यों नहीं है, तो ये तो साइक्लोब्यूटिनाइल डाई एनाइन है, ये साइक्लोब्यूटाडाइइनाइल डाई एनाइन है, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो इसमें भी 6 पाई है, एरोमेटिक है दोनों, यानी थर्ड आंसर है। कई लोगों को लग रहा है चार्ज हमें कैसे पता बाहर है, तो अगर सारे कार्बन पर डबल बॉन्ड बन जाए तो जो भी चार्ज गिवन हो उसके ब्रैकेट के बाहर बना दो, और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन बचे तो चार्ज उन कार्बन पे इंडिकेट करो। 168 में कह रहा है इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है ही नहीं डबल बॉन्ड पर क्योंकि दोनों H है। एक कायरल कार्बन है तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, मतलब 0 और 2, मतलब फोर्थ आंसर हो गया। 169 में कह रहा है कि एंटी मार्कोव निकोव एडिशन ऑफ HBr किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल एल्कीन हो, चाहे मार्कोव निकोव का क्वेश्चन पूछे चाहे एंटी मार्कोव निकोव का, सिमेट्रिकल एल्कीन में दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेम प्रोडक्ट ही बनना है दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर, तो इसलिए फोर्थ सही है। कुछ लोगों को लग रहा था कि पेंटीन में भी तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर सेम H है, लेकिन पेंटीन सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है,
तो डोनेशन के हिसाब से यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, वो मार्कोव निकोव बन जाएगा, उल्टा कर दो तो एंटी मार्कोव निकोव। तो फिलहाल तो सिमेट्रिकल एल्कीन फोर्थ है, वही सही है। 170 में कह रहा है कि अमोनिया जो है इवॉल्व हुई 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इसके बाद हमने उसमें 100 मिलीलीटर 0.1 m H2SO4 मिलाया, फिर बचे हुए एसिड के लिए 20 मिलीलीटर 0.5 m NaOH मिलाया। तो सबसे पहली बात तो इसमें मोलैरिटी दी हुई है, और हमें फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी रखनी होती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है %n। तो फॉर्मूला तो नॉर्मेलिटी के हिसाब से बना है कि 1.4 NaBA, मतलब एसिड के इक्विवेलेंट, बेस के इक्विवेलेंट अपॉन W। तो क्योंकि आपको नॉर्मेलिटी रखनी है तो H2SO4 0.1 m है, तो नॉर्मेलिटी बेसिसिटी से निकाल लो। तो ये तो 0.2 हो गया, तो 100 इंटू 0.2 और -20 इंटू 100 वॉल्यूम है, या ऐसा कर दो 0.2 इंटू 100 माइनस, और इसकी NaOH की तो बेसिसिटी एसिडिटी के हिसाब से जो भी आप निकालते हो तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तो सेम ही आएगी, बस H2SO4 की बेसिसिटी है 2, इसलिए नॉर्मेलिटी बदल गई। तो फिर इस हिसाब से इस फॉर्मूले में आप रख दो सीधा। तो इससे जो परसेंट आया नाइट्रोजन का, उस परसेंट के हिसाब से आप अगर इसमें से मैच करोगे तो यूरिया आ जाएगा इसका। यूरिया में ही ये परसेंट आएगा जो इसका परसेंट है। 171 जो है कह रहा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ 2,3 डाई मिथाइल मैलेइक एसिड। तो देखो मैलेइक एसिड तो ये होता है सिस वाला, और उसका सॉल्ट है, लेकिन लिखा 2,3 डाई मिथाइल, तो इनको कर दो मिथाइल। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इधर रेडिकल बन जाएंगे, और रेडिकल शेयरिंग करके 2 ब्यूटाइन बना लेंगे। तो इसलिए 2 ब्यूटाइन सही है। हाँ, खाली मैलेइक एसिड का सॉल्ट दिया होता तो इथाइन बनती ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन इसमें डाई मिथाइल दिया था। 172 में कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन है और आपने CuCN से ट्रीट किया है, तो DMF में CuCN क्लोरो को हटा सकता है हीट की वजह से। साइनाइड बनाया हमने, हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसी एरो पर लिखा है Ag2O, तो सिल्वर सॉल्ट बनेगा एसिड का। और इसके बाद Br2CCl4, मतलब ये लास्ट वाला है बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन। पहले साइनाइड बनाया, फिर एसिड, फिर उसका सिल्वर सॉल्ट, और सिल्वर सॉल्ट और Br2CCl4 मतलब बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन, तो बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन। तो फिर फर्स्ट आंसर सही है। 173 में कह रहा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया हमने 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन का। तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन तो ये सीधा स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके का, और जो BH3H2O2OH माइनस की हमने रिएक्शन कराई, एंटी मार्कोव निकोव एडिशन करेगी, तो फिर फर्स्ट है। हाँ, सारे बच्चे ध्यान रखना कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी है, इसलिए आसान है। एंटी मार्कोव निकोव स्टीरियो केमिस्ट्री दी हो तो ये सिन एडिशन है, और ये सही है, ये गलत है। कुछ लोगों को लग रहा सिन एडिशन है, तो ये कैसे है? तो यही सिन एडिशन है, क्योंकि इसमें HOH सेम साइड में है, इसमें HOH अपोजिट साइड में है। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इसलिए फर्स्ट सही है। अगर वेज डैश दिया हो तो इसको टिक करना है आपको। 174 में कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले तो जो अल्कोहल है उसका होगा, क्योंकि कार्बन का नंबर तो सब में सेम है।
तो पहले तो पोलर वाले होंगे, फिर नॉन पोलर वाले होंगे। पोलर में अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड में अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका ज़्यादा है, फिर एल्काइल हैलाइड। और इसके बाद जो है वो एल्केन में ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन है, आइसोब्यूटेन जो है वो ब्रांच्ड है, और स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच्ड से ज़्यादा होता है जब आइसोमेरिक हो। तो उस हिसाब से फर्स्ट आंसर है जिसमें पहले अल्कोहल, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर एन ब्यूटेन और फिर लेस सरफेस एरिया वाली आइसोब्यूटेन। 175 में कह रहा है कैनिजारो रिएक्शन में बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन है। अब हाइड्राइड क्या होता है? H माइनस। अब अगर H माइनस निकलना है तो H माइनस निकलने के लिए इधर डोनर होना चाहिए। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल जैसा दिखता है नहीं वैसे। जब हम बेंजल्डिहाइड में एक NO2 वाला ले लें और एक ले लें OCH3, तब रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्राइड डोनर होता है NO2 का, इसीलिए इसका सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। तो जब मिक्सचर होता है तब तो ये होता है कि जो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्राइड डोनर है, लेकिन जब इंडिविजुअली दिए होते हैं अलग अलग कंपाउंड तो जिसमें डोनर लगा होता है वो बेटर हाइड्राइड डोनर है। तो ये कोई मिक्सचर तो गिवन है नहीं इस तरीके का कि ये हाइड्राइड डोनर हो, ये तो इंडिविजुअल कंपाउंड है। तो फिर हाइड्राइड डोनर में जब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी H माइनस निकलेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो थर्ड जाएगा। वन 176 जो है 176 में लिखा बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को हम एक्वस NaOH से ट्रीट करें। एक्चुअली तो 50% कंसंट्रेटेड होना चाहिए, लेकिन जब एक्वस NaOH लिखा है और आंसर तो कैनिजारो के दिए हैं, तो आपको मालूम है कि जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है उसका बनता है सॉल्ट ऑफ एसिड, और जो लेस रिएक्टिव होता है उसका बनता है अल्कोहल। ये AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है इस तरीके का। तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेंगे कैनिजारो रिएक्शन की वजह से, तो फर्स्ट आंसर हुआ। 177 में कह रहा है कि मोस्ट बेसिक एनिलीन कौन सी है। तो एनिलीन का एक ही रूल है, मोर नेगेटिव चार्ज एट नाइट्रोजन मोर बेसिक। अब नेगेटिव चार्ज तो तभी बढ़ेगा जब कोई डोनर लगा हो। डोनर कौन है? एक ही डोनर ग्रुप है, हाइपर का सेकेंड, बाकी विथड्रॉइंग है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाए तो ऑर्डर होगा पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। तो फिलहाल तो 2 आंसर है। 178 में कह रहा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला कह रहा है सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सही बात है, इसमें हेमी लिंकेज होती नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा कह रहा ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। तो ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से बनाता ग्लूकोनिक एसिड और उसको डीकलराइज कर देता है, और यही ग्लूकोज फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करने का मेथड भी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा ग्लूकोज जो है क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो ग्लूकोज के जो भी आइसोमर हो, डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, सारे ही डेक्स्टो रोटेटरी हैं, तो फिर सब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। फिर कह रहा फ्रक्टोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। तो फ्रक्टोज तो रिएक्ट करती नहीं ब्रोमीन वाटर से, तभी तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम इस मेथड से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो A, B और C सही है, मतलब फर्स्ट आंसर। 179 में कह रहा है कि कौन कौन है जो सेम ओसा जोन बनाएगा। ओसा जोन में कई बच्चों को डाउट रहता है, खासकर जो R बैच के बच्चे हैं उनको ज्यादा डाउट है इसमें। तो मैं एक बार बता दूं कि जैसे हमने ये लिया है लिंकेज, इसमें फिनाइल हाइड्राजीन मिलाई, तो पहली फिनाइल हाइड्राजीन तो करेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरी फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो करती है ऑक्सीडेशन, अपना तो इसका एनिलीन बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी।
तो ये बन जाएगा कीटोनिक ग्रुप। और फिर तीसरी फिनाइल हाइड्राजीन जो रिएक्ट करती है वो बनाती है ओसाजोन। अच्छा, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों में ओसाजोन टेस्ट सेम होता है, इसलिए हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो पहली बात तो एक ही CHO था, इसके बाद भी 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन खर्च हुई, तो मतलब 1 मोल ग्लूकोज पहली एडिशन एलिमिनेशन में खर्च होती है, दूसरी ऑक्सीडेशन में खर्च होती है, तीसरी फिर एडिशन एलिमिनेशन में। और सबसे जरूरी बात कि जो आपस में C2 इपीमर्स होंगे, क्योंकि दोनों कार्बन तो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो गए, तो जो आपस में C2 इपीमर्स होंगे वो भी सेम ओसाजोन बनाएंगे। तो ग्लूकोज मैनोज है C2 इपीमर, और फ्रक्टोज तो बनाएगी, क्योंकि जो ग्लूकोज का टेस्ट है वही फ्रक्टोज का है। आप ऐसे समझो, ग्लूकोज का 2 कार्बन का ये ओरिएंटेशन है, मैनोज का 2 कार्बन का ओरिएंटेशन ये है, और फ्रक्टोज का जो 2 कार्बन का है वो ये है। तो बाकी जो है, अब देखो बाकी अगर तीसरे कार्बन की बात करें, तीसरा कार्बन तो तीनों में सेम ही होता है ये, और चेंज इतने को होना है, तो ये लिंकेज तो सेम ही रही ना, ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज तीनों में, तो फिर सेम ओसाजोन बनेगा। 4th आंसर हुआ। फिर 180 में तो सीधा जो ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन पूछी है कि कौन सी है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यानी 3rd आंसर है। तो इस ओसाजोन टेस्ट के जो 3-4 बातें बताई है आपको स्पेशली याद रखनी है।